गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके लाइव सेशन में, साथ के साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म कैरियर ऐप पर। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। और कल की क्लास में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा, जिसे हरियाणा का अपवा तंत्र बोलते हैं। और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए पूरा का पूरा अपने हरियाणा का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम दो भागों में बांट के चल रहे हैं, जिसमें एक भाग मैंने आप लोगों को बताया था उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र है, तो सेकंड हमारा जो भाग होगा वो दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र होगा। उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र के अंतर्गत उन नदियों को हम पढ़ेंगे जो उत्तर वाली दिशा से निकल के चरणों वाली दिशा मतलब दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं, जिसमें यमुना नदी को पढ़ेंगे, गग्गर हकरा नदी को पढ़ेंगे, मारकंडा को पढ़ेंगे, टांगरी या डांगरी को पढ़ेंगे, सरस्वती को पढ़ेंगे, चितांग को पढ़ेंगे। दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र एक ऐसा अपवा तंत्र जिसके अंतर्गत आने वाली जो नदियां हैं वो दक्षिण दिशा से निकल के उत्तर दिशा की ओर फ्लो करती हुई आपको नजर आएगी। तो दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र के अंतर्गत जिन नदियों को हम पढ़ने जा रहे हैं वो साहिबी नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती और दोहन नदी होगी। बच्चों, हरियाणा के अंदर जो ये नदियां बहती हैं इनके बारे में सबसे पहले वर्णन करने का जो श्रेय जाता है वो महर्षि वेदव्यास को जाता है। और महर्षि वेदव्यास ने भगवान विष्णु के वामन अवतार की महिमा का गुणगान करते हुए संस्कृत भाषा में एक पुराण लिखा था, उसी को वामन पुराण बोलते हैं। और वामन पुराण में ही सबसे पहले हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का वर्णन दिया गया, जिसमें एक सरस्वती नदी, एक दृष्टि नदी, एक अंशुमती, एक हिरण्यवती, एक मधुशर्वा, एक मंदाकिनी, एक कौशिकी, एक आपगा और एक वैतरणी नदी रही है। तो कल हमने यहाँ तक बातों को डिस्कस कर लिया था, आज हम आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। ठीक है, चलेगा। तो आज हम नदियों को बहाना स्टार्ट करते हैं मानचित्र के ऊपर। और सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियां, जिसमें सबसे पहली नदी होगी बच्चों यमुना नदी। तो हेडिंग डालिएगा यमुना नदी। तो ये अपने हरियाणा का मानचित्र है। एक बार हरियाणा का जो मानचित्र है इसको मैं अच्छे तरीके से हाईलाइट कर देता हूं बच्चों, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीजें जो है वो क्लियर नजर आए और समझ में भी आए। तो सारे के सारे बच्चे जब भी आप हरियाणा की ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, अपने साथ एक मानचित्र लेके बैठा करो। जब तक आपके हाथों में मानचित्र नहीं होगा बच्चों, आप ज्योग्राफी के अंदर अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज्योग्राफी जो है ये एक समझने का सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। सारी की सारी जो जमीनें हैं उनकी स्थिति आपको मानचित्र के ऊपर पता होनी चाहिए कि कौन सा जिला कौन से दिशा में हरियाणा के अंदर स्थित है, हरियाणा के मानचित्र के ऊपर कैसे वो चिपका हुआ है, उसके साथ और कौन सी बाउंड्री जो है वो लगती है। तो ये सारी की सारी बातें आपके दिमाग में सेट होंगी मानचित्र से। तो ये जो नदियां होंगी इन सारी की सारी नदियों को हम मानचित्र के ऊपर बहा के ही दिखाएंगे। तो सबसे पहले नदी पढ़ने जा रहे हैं यमुना। सारे के सारे बच्चे कॉपी के ऊपर हेडिंग डाल लो यमुना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो सबसे पहले जो नदी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेरे बच्चों यमुना नदी। पहले यमुना नदी को मानचित्र पे बहाएंगे, फिर यमुना नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम बच्चों क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब देखिएगा यमुना नदी निकलती कहाँ से है बच्चों। ये अपने हरियाणा का पड़ोसी जो राज्य है
इसका नाम है उत्तराखंड राज्य। और उत्तराखंड राज्य के अंदर मैंने जो आपको ये पर्वत छाप के दिखाए हैं, इनको तुम पर्वत मानो। तो मेरे बच्चों ये जो पर्वत हैं, ये है मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय। और मध्य या लघु हिमालय के अंतर्गत आपका आता है एक राज्य जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में आप जाके देखोगे तो आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आएंगी, जिनमें से बहुत सारी पहाड़ियां मध्य या लघु हिमालय का हिस्सा होगी। उत्तराखंड राज्य के अंदर मेरे बच्चों एक क्षेत्र है जिसका नाम है गढ़वाल क्षेत्र। और इसी गढ़वाल क्षेत्र के अंदर एक पर्वत है बच्चों, जिसका नाम है कालिंद पर्वत। और इस कालिंद पर्वत के ऊपर जमने वाली जो बर्फ है, इस बर्फ को बोलते हैं चंपासर ग्लेशियर। इस बर्फ का क्या नाम है? चंपासर ग्लेशियर। ग्लेशियर को हम हिंदी में हिमनद बोलते हैं। एक बहुत बड़ी गतिशील बर्फ की राशि, या दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं, बर्फ से ढका पहाड़ क्या कहलाएगा? ग्लेशियर। और ये चंपासर नाम का जो ग्लेशियर है ना मेरे बच्चों, ये यमुनोत्री ग्लेशियर का पार्ट है। यमुनोत्री ग्लेशियर तो तुम लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन चंपासर ग्लेशियर नहीं सुन रखा होगा। यमुनोत्री ग्लेशियर। और ये जो यमुनोत्री ग्लेशियर है बच्चों, ये 6330 मीटर ऊंचा भी है। और इसी यमुनोत्री ग्लेशियर के जिस भाग से निकल के आती है यमुना बच्चों, उस जगह को बोला जाता है बंदर पूंछ। बंदर पूंछ। और इसी बंदर पूंछ ढाल से, यमुनोत्री ग्लेशियर के इस बंदर पूंछ ढाल से बच्चों एक नदी निकलती है। निकलने वाली ये नदी जो है, ये हरियाणा में सबसे पहले एंटर करती है। कहां पर? इस क्षेत्र के अंदर। ये जो नदी निकल रही है, इसी नदी का नाम है यमुना। कौन सी नदी? यमुना नदी। और यमुना नदी हरियाणा में सबसे पहले जो एंटर करती है वो यहां पर करती है बच्चों। जहां पर इसने एंटर किया, यहां पर आपको पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। और पेड़ पौधों से घिरा हुआ जो ये क्षेत्र है, इसे कहा जाता है कलेसर जंगल। कौन सा जंगल? कलेसर जंगल। तो हरियाणा में यमुना सबसे पहले कलेसर जंगल में प्रवेश करती है। कलेसर जंगल से आगे बढ़ेगी यमुना, तो मेरे बच्चों बीच में आएगा फिर यहाँ पर एक गांव जिसका नाम है ताजेवाड़ा। अब कलेसर जो जंगल है वो ताजेवाड़ा के सिर पे बैठा है, तो ताजेवाड़ा का सिर मतलब उत्तर दिशा। तो यमुना नदी ताजेवाड़ा गांव के कौन सी दिशा में प्रवेश करती है? उत्तर दिशा में। और कौन से जंगलों में प्रवेश करती है बच्चों? आपको पता होना चाहिए, कलेसर जंगलों में। अब ताजेवाड़ा के बाद जो ये यमुना है, ये आगे आ जाती है कौन से जिले में? करनाल जिले में। ये आपका करनाल जिला है बच्चों। करनाल के बाद यमुना जो है वो बहती हुई आती है अगले डिस्ट्रिक्ट में। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका पानीपत है। पानीपत के बाद यमुना आती है बच्चों अगले डिस्ट्रिक्ट में। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका सोनीपत है। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? सोनीपत है। सोनीपत के बाद यमुना आती है मेरे बच्चों दिल्ली में। यमुना दिल्ली में बहना शुरू कर देगी। दिल्ली के बाद यमुना आती है मेरे भाई कहाँ पर? सर फरीदाबाद में। ये आपका फरीदाबाद है। फरीदाबाद के बाद बच्चों यमुना आती है कहाँ? पलवल में। ये पलवल है। और पलवल से ही यमुना जो है बच्चों वो हरियाणा से एग्जिट करती है। और जिस गांव से ये एग्जिट करेगी, इस गांव का नाम है हसनपुर गांव। हसनपुर जो गांव है, ये भी अपने हरियाणा का पलवल जिले का गांव है, जहां से यमुना हरियाणा से एग्जिट करेगी। कलेसर जंगल से यमुना ने एंटर किया है, तो एग्जिट हरियाणा से करेगी हसनपुर गांव से। कहां से करेगी? हसनपुर गांव से।
ठीक है। और इसी हसनपुर गांव से बच्चों फिर एग्जिट करते हुए यमुना पूर्व दिशा में चली जाएगी, और पूर्व दिशा में जाएगी तो सबसे पहले ये एंटर करेगी मेरे बच्चों उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में, अलीगढ़ जिले में। तो हरियाणा से बाहर निकलते ही यमुना कौन से जिले में प्रवेश कर जाती है सर, अलीगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है। अलीगढ़ के बाद ये आगे बच्चों आपका आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा होते हुए लास्ट में जो यमुना है ना वो चली जाती है कहाँ पर, प्रयागराज नामक स्थान पर। प्रयागराज जिसे आप पहले क्या बोलते थे, इलाहाबाद बोलते थे। और इसी प्रयागराज नामक स्थान के ऊपर यमुना नदी अपना पानी जो गिराती हुई तुम्हें नजर आएगी, वो ऊपर से आने वाली गंगा के अंदर गिराती हुई नजर आएगी। और गंगा इसका पानी लेके मेरे बच्चों फिर आगे बढ़ जाएगी और वो चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा नदी जो है वो पानी उठाती है प्रयागराज से, किसका, यमुना का। तो यमुना का जो सफर है, जो शुरू हुआ था मेरे बच्चों बंदरपूंछ ढाल से, वो खत्म हो जाता है कहाँ पर, प्रयागराज के अंदर। तो ये यमुना नदी का क्या रहेगा, सफर रहेगा। तो सारे के सारे जो बच्चे हैं जो यमुना नदी को बहता हुआ देख रहे हैं, तो एक बार जल्दी से मेरे को बता दीजिएगा क्या बातें आप लोगों के समझ में आ चुकी है, या दोबारा मैं रिपीट करूं। और जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये यमुना का सफर है। यमुना का हम सफर तय करवा चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो यमुना नदी से बनने वाले क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सारी की सारी नदियों को ऐसे ही बहाएंगे। और एक बार आपकी आंखें जब नदियों को बहाते हुए देख लेगी ना, तो बुढ़ापे तक मेरे बच्चों तुम भूल नहीं पाओगे नदियों को भी और मेरे को भी। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो बच्चों। देखिएगा, जो आपको उत्तराखंड में पर्वत नजर आएंगे उसे मध्य या लघु हिमालय बोलेंगे, और मध्य और लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाले उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित कालिंद पर्वत के ऊपर जमने वाली बर्फ, चंपासर ग्लेशियर जो यमुनोत्री ग्लेशियर का पार्ट है, जो 6330 मीटर ऊंचा है, उसकी बंदरपूंछ ढाल से निकलने वाली नदी को यमुना नदी कहा जाता है। बच्चों ये यमुना नदी हरियाणा में सबसे पहले जो एंटर करती है वो कलेसर जंगल में करती है, और कलेसर जंगल के आगे ताजेवाड़ा गांव है, ताजेवाड़ा के उत्तर में स्थित है ये कलेसर जंगल, जहां यमुना एंटर कर रही है। तो यमुनानगर जिले को छोड़ते हुए ये यमुना नदी करनाल जिले में आती है, करनाल जिले को छोड़ते हुए आगे पानीपत में जाती है, पानीपत को छोड़ते हुए सोनीपत, सोनीपत के बाद यमुना दिल्ली के अंदर बहती है, और दिल्ली के अंदर बहने के बाद दोबारा से हरियाणा के फरीदाबाद में बहना शुरू कर देती है। फरीदाबाद जिले में बहने के बाद पलवल बहते हुए, पलवल का लास्ट गांव जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बॉर्डर पे पड़ता है, हसनपुर गांव, हसनपुर गांव से बच्चों हरियाणा से एग्जिट करते हुए ये अलीगढ़ में बहती हुई आगे आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा होते हुए प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा नदी के अंदर जाके मिलने का काम करती है बच्चों। तो जल्दी से यमुना नदी का तुम सफर तय करवा दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यमुना नदी से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलेगा, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है ना। तो ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई को ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पढ़ाई आपको सिलेक्शन देगी। ठीक है। तो यमुना नदी से बनने वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं डिस्कस। यमुना नदी में सबसे पहले आपको पॉइंट नोट करना है कि जिस यमुना नदी को हम पढ़ रहे हैं, ये हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी है बच्चों। हरियाणा की एकमात्र बारहमासी, बारहमासी को हम सदानीरा बोल सकते हैं।
जिसके अंदर हमेशा नीर होगा उसे सदा नीरा बोल देंगे। और मेरे बच्चों सदा नीरा को ही कह दिया जाता है चिरस्थायी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले हरियाणा की चिरस्थायी नदी, तो चिरस्थायी का मतलब होता है जो कंटिन्यू फ्लो करे। ये कंटिन्यू फ्लो करती है, 12 के 12 महीने इसके अंदर आपको पानी देखने को मिलेगा। तो हरियाणा की एकमात्र 12 मासी सदानीरा और चिरस्थायी नदी है बच्चों यमुना। यमुना जो नदी है ये एक ऋग्वेद कालीन नदी है। मतलब जब ऋग्वेद लिखा गया तो ऋग्वेद के अंदर भी यमुना नदी का वर्णन किया गया है। तो ये आपकी जो नदी है कोई आज से नहीं बल्कि ऋग्वेद के समय और उससे पहले से ही बहती आ रही है। तो ये एक ऋग्वेद कालीन नदी है। और ये ऋग्वेद कालीन जो नदी है इसका वर्णन ऋग्वेद में मेरे बच्चों 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में जो इसका वर्णन है ना वो कितनी बार किया गया है, वो 3 बार किया गया है। ठीक है। हम बात करें तो बच्चों ये हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी भी है। अब नदी है तो नदी का महत्व जल से होगा। जब जल 12 के 12 महीने इस नदी के अंदर रहता है तो ये हरियाणा की कौन सी नदी कहलाएगी, ये हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण कहलाएगी। तो हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण और हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है बच्चों। सबसे लंबी नदी है। हम बात करें इस नदी के उद्गम की। उद्गम का मतलब होता है बच्चों ओरिजिन पॉइंट। जहां से नदी की पहली जलधारा निकलना स्टार्ट होती है ना उसी जगह को हम उद्गम बिंदु बोलते हैं। तो उद्गम या ओरिजिन की हम बात करेंगे तो कैसे आपको याद रखना है, ऐसे याद रखना है जैसे जैसे मैंने लिखा है ना वैसे वैसे आपको। मध्य या लघु हिमालय। तो आपसे यदि हिमालय का नाम पूछे कि यमुना कहाँ से निकलती है तो हिमालय का नाम पूछेगा तो हम बता देंगे मध्य या लघु हिमालय। लेकिन ये मध्य या लघु हिमालय से निकलती है तो ये क्षेत्र कौन से राज्य का है, उत्तराखंड राज्य का। अब राज्य उत्तराखंड है तो राज्य बहुत बड़ा होता है। राज्य के अंदर ये कौन सी जगह है, गढ़वाल अक्षेत्र। अक्षेत्र कौन सा होगा मेरे भाई, गढ़वाल अक्षेत्र होगा। ठीक है। उत्तराखंड राज्य गढ़वाल क्षेत्र। अब गढ़वाल क्षेत्र के अंदर कौन सा पर्वत है, ये कालिंद पर्वत। कालिंद पर्वत। अब कालिंद पर्वत के बाद हम बात करें तो एक कालिंद पर्वत के ऊपर जमने वाली जो बर्फ होती है वो कौन सा ग्लेशियर कहलाएगी, चंपासर। तो मैं आपसे पूछूं चंपासर ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है तब भी तुम्हें बोलना पड़ेगा यमुना ही निकलती है। कालिंद पर्वत से कौन सी नदी निकलती है तब भी तुम्हें यमुना ही बोलना पड़ेगा। अब चंपासर जो पार्ट है ना भाई ये यमुनोत्री का पार्ट है। यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर की जो हाइट है वो हम पढ़ रहे हैं 6330 मीटर। और मेरे बच्चों उसके बाद हम बात करें तो इसकी कौन सी ढाल है, 15 पूंछ ढाल है। यहां से निकलती है यमुना। अरे करवा दूंगा मेरे भाई करवा दूंगा। तूने भी कसम खा ली है जोगिंदर है ना कि बीच में टोकना ही टोकना है, बिना टोके कहाँ से है मेरे भाई तू मेरे को है ना। मैं करवा दूंगा जो तेरे दिमाग में है ना, तू नौकरी लगा होगा ना, पढ़ के लगा होगा। समझ में आया ना बात। तो मेरे को नौकरी वाले बच्चे ही पढ़ाने में मजा आता है, जिसको ऑलरेडी आता है ना उसी को पढ़ाने में मेरे को मजा आता है। ये तो तुम भूल जाना कि मैं बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाता हूँ। बेसिक बेसिक चीजें मैं खुद ही नहीं पढ़ता। ठीक है। जैसा मैं पढ़ता हूँ वैसा मैं पढ़ाने में यकीन रखता हूँ। तो मेरे भाई थोड़ा सा तुम पेशेंस रखोगे ना। तुम ये कमेंट वमेंट मत लिखा करो, मेरे को तुम सलाह मत दिया करो यार, मेरे को सलाह से बड़ी चिढ़ है ना। क्योंकि मैं जो सलाह देता हूँ मेरी सलाह एक भी बच्चा नहीं मानता है। मैं बोलता हूँ कि तुम चुपचाप पढ़ लो यार, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। अब तुम्हारी सलाह मैं क्यों मानूं भाई जब तुम मेरी सलाह नहीं मानते, है ना। आपकी सलाह मानने पे मैं बाध्य थोड़ी हूँ। तो मैं सारी की सारी चीजें तुम्हें करवा दूंगा, है ना। जैसा चल रहा है उसको चलने दे, उंगलियों को रेस्ट दिया कर जोगिंदर मेरे भाई, ठीक है ना।
सारी चीज करवाऊंगा, डैम भी करवाऊंगा। अब डैम मैं मेरे घर पे थोड़ी रखूंगा, वो भी पढ़ाऊंगा भाई। मैं मेरे पास एक भी शब्द नहीं रखूंगा, यदि तुम्हें सिलेक्शन दिला देगा ना वो शब्द, एक भी शब्द मैं मेरे पास नहीं रखूंगा, सारे के सारे शब्द तुम्हें दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना। अब मैं जब पढ़ा रहा हूँ फिर भी तुम बोल रहे हो सर ये करवा देना वो करवा देना, एक बार टॉपिक कंप्लीट तो होने देना। जैसे अभी तक हमने एक टॉपिक पढ़ा कि हरियाणा के पड़ोसी, अब हरियाणा के पड़ोसी में कोई चीज छूट गई है ना, वो तो मैं पढ़ाऊंगा। जैसे एनसीआर छूट गया है तो आप एनसीआर बोल सकते हो कि सर एनसीआर पढ़ा देना, मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगा भाई, मेरे को मानना पड़ेगा कि एनसीआर पढ़ाऊंगा मैं, है ना। अब भौगोलिक परिचय हो चुका है, वहां से कोई चीज यदि छूट गई है तो तुम मेरे को बताओ। अभी तो मैंने टॉपिक शुरू किया है ना भाई, डैम वगैरह सारे इसी में आएंगे, है ना। अब रेवाड़ी से हो मेरे भाई जोगिंदर, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार, तुम जॉब लगे हुए हो और तुमने एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, तो तुम्हें ये भी पता होगा ना कि एग्जाम क्रैक करना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ है। और नौकरी लगा हुआ बच्चा भी यदि ऐसा बिहेव करे क्लास में तो फिर, तो मेरा ये सब्जेक्ट बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के साथ कोई मैं पहला बैच नहीं, दूसरा बैच नहीं, पता नहीं कितने हजार बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। मैं सुबह से स्टार्ट होता हूँ पढ़ाना 9 बजे से, रात को 10 बजे तक मेरी क्लास होती है। तो ये मेरे खून में मिल चुका है सब्जेक्ट मेरे भाई, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आज तक किसी भी किताब के अंदर तुम चंपासर ग्लेशियर का नाम नहीं पढ़ोगे, हरियाणा जीके की कोई भी किताब, ठीक है, तुम्हारे आगे रखी होगी, खोल के देख लेना चाहे, तुम्हें नहीं बताया जाएगा कि चंपासर ग्लेशियर जो है इसी से यमुना निकलती है। अब मैं तुम्हारी सोच से ऊपर पढ़ाता हूँ ना, तो इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि तुम्हारा हर क्वेश्चन क्या हो, कवर हो, है ना। अब तुम देखो टाइम वेस्ट करवा दोगे, है ना, वरना मेरे को भी उपदेश देने में मजा नहीं आता, लेकिन तुम उपदेश दिलवाने पर मजबूर कर देते हो मेरे को। तो चुपचाप पढ़ते ना, यमुना नदी कंप्लीट हो जाती है अब तक। चलो कोई ना। चंपासर ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ ढाल से ये निकलती है। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों, यहां से निकलने के बाद ये हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है। हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश, हरियाणा में जो सबसे पहले प्रवेश है ना मेरे बच्चों, ये करती है ताजेवाड़ा के उत्तर में। यदि आपसे दिशा भी पूछ लेना कि ताजेवाड़ा के कौन सी दिशा में, तो ताजेवाड़ा के ये उत्तर दिशा में। जो आपके जंगल है कलेसर, इसी कलेसर जंगल में सबसे पहले ये क्या करती है, प्रवेश करती है। बच्चों फिर ये यमुना हरियाणा के कितने जिलों में बहती है। सर यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों में बहती है। तो ये सबसे ज्यादा जिलों से बहने वाली नदी भी है आपकी, यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों से बहती है बच्चों। कितने जिलों से बहती है, 6 जिलों से, तो ये सबसे ज्यादा जिलों से बहती है। यदि हम बात करें तो यमुना अंत में कहाँ तक बहती है, तो आपको ध्यान रखना है, अंत में हसनपुर गांव। अब हसनपुर जो गांव है बच्चों पलवल जिले में आ चुका है, कुछ किताबों में हो सकता है फरीदाबाद दिया हो, तो अब ये गांव पलवल जिले का है। तो अंत में हसनपुर गांव पलवल से बाहर निकलकर अलीगढ़ जिले में प्रवेश करती है बच्चों। अलीगढ़ यूपी। बहती है बच्चों, ठीक है।
आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंत में ये कौन से गांव तक बहती है, तुम बोलोगे हसनपुर गांव। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अंत में बहने के बाद ये कौन से जिले में एंटर कर जाती है, तो मेरे बच्चों तुम्हें जिले का नाम पता होना चाहिए, वो जिला है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़। कौन सा जिला है? अलीगढ़ जिला है। ठीक है, चलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। बच्चों यमुना जो नदी है ना, ये अंत में इलाहाबाद नामक स्थान पर, यानी कि यमुना का जो गंगा में विलय होगा, जहां से गंगा इसका पानी उठा के आगे बढ़ेगी, वो होगा प्रयागराज नामक स्थान, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, जब इसने गंगा के अंदर पानी गिराया है और गंगा को आगे बढ़ने का सहारा लगाया है, तो सहारा लगाने वाला हमेशा सहायक होता है। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। गंगा की सबसे लंबी गंगा की बच्चों ये सबसे लंबी सहायक नदी है। यदि हम बात करें कि सर ये कितनी लंबी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो मेरे बच्चों इसकी कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर। लेकिन हमें अपने हरियाणा में लंबाई को जानना हो कि हरियाणा में यमुना कितनी लंबी है, तो मेरे बच्चों हरियाणा में जो लंबाई है ना, वो है 320 किलोमीटर। अब देखिएगा, तुम देखोगे कि यदि ये यमुना है, तो यमुना हरियाणा के कौन सी दिशा में बहती है, और दिशा का ज्ञान लेना है तो तुम्हें बीच में आके प्लस का निशान तो लगाना पड़ेगा ना बच्चों। जब आप बीच में आके प्लस का निशान लगाते हो, तो आपको यमुना ना तो उत्तर में नजर आएगी, ना दक्षिण में, ना पश्चिम में। तो यमुना हरियाणा के कौन सी दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में बहती है। यमुना जो है वो आपको नजर आएगी हरियाणा की कौन सी दिशा में? हरियाणा के पूर्व दिशा में। तो हरियाणा के पूर्व दिशा में मेरे बच्चों ये क्या है सर? बहती है। ठीक है, हम बात करें तो ये पूर्व के बॉर्डर पे जब बहती है, तो एक साइड उत्तर प्रदेश है और एक साइड अपना हरियाणा है। तो मेरे बच्चों ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच बॉर्डर बनाने का भी काम करती है। और ये बॉर्डर बनाएगी कितना? जितना ये बहेगी। तो उत्तर प्रदेश व हरियाणा के बीच 320 किलोमीटर की ये क्या बनाती है बच्चों? की सीमा बनाती है। क्या बनाती है? सीमा बनाती है। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच ये 320 किलोमीटर का बॉर्डर भी तैयार करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें यमुना की, तो यमुना का जो दूसरा नाम है वो भी याद रखेंगे। कालिंद नाम के पर्वत से निकलने के कारण ही इसे कहा जाता है कालिंदी। कालिंद पर्वत के कारण इसे कालिंदी कहा जाता है। यदि हम बात करें यमुना के उपनाम की, तो यमुना को यम की बहन भी कहा जाता है। यम कौन है मेरे बच्चों? यमराज, मृत्युलोक का देवता। कितने भी कर्म कर लेना, लास्ट में मेरे बच्चों हमारा आमना सामना इसी के साथ होना है, यमराज के साथ। तो यमुना को यम की बहन और सूर्य की पुत्री कहा जाता है, क्योंकि यमराज जो पुत्र है ना, वो सूर्य का पुत्र है। और यमराज की बहना भी पुत्री हो जाएगी किसकी? सूर्य की।
तो यमुना को यम की बहन और सूर्य की पुत्री क्या है कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, तो ये यमुना के बारे में कुछ बातें हैं। अब हम बात करेंगे यमुना की सहायक नदियों की। यमुना की सहायक नदियां। बच्चों यमुना की वैसे तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन हम बात करेंगे अपने हरियाणा के अंदर। हरियाणा में इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां बताई जाती हैं, और इनकी सहायक नदियों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पथराला नदी। नंबर एक है पथराला। नंबर दो है मेरे बच्चों बूढ़ी यमुना। नंबर जो तीन है वो है आपकी सोम्ब नदी। और नंबर जो चार है वो है बच्चों इसकी सहायक साहिबी। दक्षिण हरियाणा में इस साहिबी को हम बहाएंगे, वो भी आपको यमुना के अंदर पानी गिराती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये चारों की चारों जो सहायक हैं ये किसकी सहायक है मेरे बच्चों, ये यमुना की सहायक नदियां। अब जो डैम है ना, जो बांध है, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। जब नदियां हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो नदियों के बाद हरियाणा के अंदर जितने भी डैम होंगे वो सारे के सारे तमाम बांध हम अलग से टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि अकेले बांध के नाम पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। बांध से रिलेटेड जितने भी बातें होंगे वो सारी की सारी हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नदी की। नेक्स्ट जो हमारी नदी होगी ना वो होगी गग्गर हकरा नदी। अगली जो नदी है मेरे बच्चों वो है हमारी गग्गर हकरा नदी। तो नदियों का जो टॉपिक है इसको अच्छे से समझ लेना, जल्दबाजी मत करना बस। जल्दबाजी हम किसी दूसरे टॉपिक में कर लेंगे, क्योंकि एक बार नदियां समझ में नहीं आई ना तो किताबों से कभी समझ में नहीं आएंगी ये, पढ़ने से कभी नहीं आएंगी। आपको बहाना आना चाहिए नदियों को, कैसे आप बहाओगे। हरियाणा का बहारवाड़ी का भी नाम तो लिखवा दो जी। मेरे भाई बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, जैसे आपका चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। अब देखिएगा मेरे बच्चों, यहां पर जो आपकी पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को हम बोलते हैं शिवालिक। इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है सर, शिवालिक पहाड़ियां कहा जाता है। शिवालिक जो पहाड़ियां हम पढ़ रहे हैं ये कौन से प्रदेश में पढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में। और इन्हीं शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत आपका एक जिला आता है सोलन। जिले का नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश का ये जिला है सोलन। और मेरे बच्चों सोलन जिले का
एक गांव है 1927 मीटर ऊंचा डागसाई, इस जगह का नाम है डागसाई। और ये जो डागसाई नाम का गांव है ना, यहाँ पर जो पहाड़ियां जहां से ये नदी निकलेगी मेरे बच्चों, वो 1927 मीटर ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। 1927 मीटर ऊंची इन डागसाई की पहाड़ियों से वर्षा के समय एक जलधारा निकलती है बच्चों। ये एक मौसमी नदी है। वर्षा के समय एक जलधारा निकलती है, और निकलने वाली जो ये जलधारा है ना, इसी का नाम है आपका गग्गर। कौन सी नदी है ये? गग्गर नदी है। ठीक है? अब ये जो गग्गर नदी है, ये हरियाणा में सबसे पहले एंटर करेगी यहाँ पर। जहां पर इसने सबसे पहले एंटर किया ना, इस जगह का नाम है कालका। और कालका कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। ठीक है। कालका के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये आती है बच्चों इस इलाके में, और इस इलाके का नाम है पिंजौर। कालका के बाद ये कहाँ आती है? पिंजौर में आती है। जब आप कालका और पिंजौर में आ जाते हो, तो कालका और पिंजौर के ठीक नीचे यहाँ पर जो आपको पहाड़ियां नजर आएंगी, इन पहाड़ियों को कहा जाता है मोरनी। कौन सी पहाड़ी? मोरनी। और इसके ठीक ऊपर की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर बच्चों, इन पहाड़ियों को कहा जाता है टिपरा। कौन सी पहाड़ी? टिपरा। तो ये जो गग्गर नदी निकल के आ रही है डागसाई पहाड़ी से, ये हरियाणा में जब एंटर करती है, कालका और पिंजौर के अंदर बहती है, तो बच्चों इस गग्गर के ठीक ऊपर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो टिपरा पहाड़ी, इसके ठीक नीचे का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कहलाता है मोरनी पहाड़ी। तो आपसे कोई पूछ ले कि गग्गर नाम की नदी कौन सी दो पहाड़ियों के बीच में बहती है, तो मैं बोलना है टिपरा और मोरनी पहाड़ियों के बीच में बहती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टिपरा और मोरनी पहाड़ियों के बीचों बीच बहने वाली नदी कौन सी है, तब भी तुम्हें बोलना है गग्गर नदी। और कोई भी चीज जब बीच में होती है ना, तो वो दो चीजों को एक दूसरे से अलग भी करती है। तो बच्चों गग्गर नदी कौन सी दो पहाड़ियों को एक दूसरे से अलग करती है? टिपरा को मोरनी पहाड़ियों से अलग करती है। ठीक है ना। अब यहां बहने के बाद ये जो गग्गर नदी है ये आगे चलेगी, और आगे चलेगी तो ये चली जाएगी पंजाब में। पंजाब के बाद मेरे बच्चों ये आएगी अंबाला में। कहाँ आएगी? अंबाला में। तो ये आपका अंबाला है। पंजाब के बाद ये हरियाणा के अंबाला में एंटर कर जाएगी। अंबाला के बाद फिर चली जाएगी बच्चों ये पंजाब में, और पंजाब के बाद ये आ जाएगी कहाँ पर? कैथल के अंदर। ये आपका कौन सा जिला है? कैथल। अब देखिएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर गग्गर नदी नहीं बहती है। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र है, इसको छोड़ दिया है। कैथल के बाद मेरे बच्चों ये आगे बहेगी, और ये सबसे पहले हरियाणा के अंदर दोबारा से एंटर करेगी इस इलाके में। ये वाला जो इलाका है इसका नाम है टोहाना। और टोहाना जो है ना मेरे बच्चों, ये फतेहाबाद जिले में स्थित है। टोहाना के बाद ये आगे बढ़ेगी तो आएगा आपका जाखल। जाखल जो है ये भी फतेहाबाद जिले में है। टोहाना जाखल मतलब फतेहाबाद जिले में बहते हुए ये एंटर कर जाती है बच्चों कौन से जिले में? सर सिरसा जिले में। ये आपका सिरसा आ चुका है। सिरसा में जब आगे बह रही थी ये गग्गर, तो बीच रास्ते में मेरे बच्चों एक गांव आता है, और उस गांव के अंदर गग्गर नदी के पानी को हम स्टोर कर लेंगे, बांध लेंगे। जिस गांव में हमने गग्गर नदी के पानी को बांध लिया, वहां पे बन जाएगा बांध। इसको बोल देते हैं ओट्टू बांध। बांध का मतलब क्या होता है? बांध यानी डैम, एक
अवरोध का नाम है, एक रुकावट का नाम है जो बहते हुए पानी को रोकने का काम करता है। और बहते हुए पानी को रोक के उस पानी को एक जगह के ऊपर हम स्टोर कर लेंगे और स्टोर किया गया वो पानी का क्षेत्र आपका डैम कहलाएगा। ओट्टू नाम का गांव रानिया तहसील का गांव है, सिरसा जिले में स्थित है। और यहीं पर 1896 के अंदर मेरे बच्चों पानी को रोक लिया गया था। तो यहाँ पर ओट्टू बांध का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब ओट्टू बांध के अंदर बच्चों इसने अपना अधिकतर पानी गिरा दिया है, उसके बाद इसके अंदर पानी बहुत कम मात्रा में बच जाता है और थोड़ी बहुत मात्रा में ये पानी लेके आगे चली जाती है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के कौन से जिले के साथ सीमा लग रही थी मेरे बच्चों, हनुमानगढ़ के साथ। अब देखिएगा जब राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये एंटर करती है तो बीच रास्ते में एक गांव आता है तलवाड़ा। बच्चों ये जो तलवाड़ा गांव आता है, इसी तलवाड़ा गांव के अंदर ये गड्ढे के अंदर थोड़ा बहुत पानी गिरा देती है। और वो गड्ढा जिसके अंदर तुम्हें पानी नजर आ जाए उसे तुम बोल दिया करते हो झील। तो बच्चों ये बन जाएगी तलवाड़ा झील। तो तलवाड़ा झील का निर्माण हरियाणा में बहने वाली कौन सी नदी करती है? तो तुम बोलोगे कि सर तलवाड़ा झील का जो निर्माण करती है वो घग्गर नदी करती है। तलवाड़ा झील हरियाणा में नहीं है बच्चों, तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ जिले में, क्योंकि सिरसा की सीमा राजस्थान के हनुमानगढ़ के साथ ही तो लगती है। और हनुमानगढ़ जिले के अंदर जाके बच्चों ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब विलुप्त क्यों जाती है? क्योंकि ये एक सीजनल रिवर है, मौसमी नदी है, वर्षा के ऊपर ये टिकी हुई है। अब वर्षा अच्छी खासी हो जाएगी शिवालिक क्षेत्र में तो इसके अंदर पानी ज्यादा होगा। और वो पानी ज्यादा कहाँ तक होगा, वो आपको पानी ज्यादा नजर आएगा कैथल तक ही। उसके बाद इसके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है, थोड़ा बहुत पानी लेके जब आगे बढ़ती है तो वो पानी ओट्टू बांध के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। ओट्टू बांध के आगे भी थोड़ा बहुत पानी जाता है तो वो तलवाड़ा झील में गिरा दिया जाता है। आगे चल के राजस्थान में ये पूर्ण रूप से सूख जाती है और ये बालू रेत के अंदर विलुप्त हो जाती है, मिल जाती है। तो बच्चों जहां से मौसमी नदी निकलती है ना वहां पर इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। जैसे जैसे मौसमी नदी के अंदर पानी कम होता जाएगा उसकी चौड़ाई भी अपने आप कम होती जाएगी। और जिन जिन इलाकों से ये गुजरेगी यदि वहां पर पानी नहीं होगा तो आसपास के जो किसान है उस मौसमी नदी की जमीन को अपने खेतों के अंदर मिलाते जाएंगे, मिलाते मिलाते उसकी चौड़ाई को इतना घटा देंगे कि लास्ट में वो आपको एक नाली की जैसी नजर आएगी। और ये नाली लास्ट में बच्चों क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ऐसा ही घग्गर नदी के साथ होता है। अब देखिएगा ओट्टू बांध तक जब हम आए तो ओट्टू बांध से पहले बच्चों ये जो सारा का सारा जल बह रहा है इस जल को हम बोलते हैं कौन सी नदी, घग्गर नदी। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन ओट्टू बांध से आगे जब ये बहना स्टार्ट कर देती है ना बच्चों, ओट्टू बांध से आगे जब ये बहना स्टार्ट कर देती है तो इसका नाम हो जाता है हकरा नदी। ओट्टू बांध से आगे इसे किस नाम से पुकारा जाता है, हकरा के नाम से। इसीलिए इसका पूरा नाम है घग्गर हकरा नदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वो कौन सी जगह है जिसके आगे घग्गर नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है, तो मेरे बच्चों तुम्हें बोलना पड़ेगा वो ओट्टू बांध सिरसा के अंदर बना है। जिसके बाद इसे क्या कहा जाता है, जिसके बाद सर इसे कहा जाता है हकरा नदी। समझ में आई बात? चलिएगा, सर इंडियन ज्योग्राफी भी करवा देना मेरे भाई। यहाँ तो मैं एक बार हरियाणा हरियाणा पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो हरियाणा हरियाणा में तुम एक बार मजा लो पढ़ाई का, उसके बाद हम आगे देखेंगे, है ना। तुम लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। मेरे टेलीग्राम पे जुड़ के आप लोग जितने भी मेरे अपकमिंग बैचेज होते हैं उनके बारे में तुम्हें डिटेल मिल जाएगी। जितना भी मेरा पीडीएफ सेक्शन है, नोट्स हैं, वो तुम्हें मिल जाएंगे। कैरियर विल के ऊपर तो आप लोग जुड़े ही हुए हो। तो टेलीग्राम से भी जो बच्चे ना जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पे भी तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो, है ना। मेरा नाम तो तुम लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानता है तो संदीप सिवाच मेरा नाम है। और जिक्के भाई संदीप सिवाच से ही मैं आपको हर जगह मिलूंगा, कहीं पर भी तुम मेरे को ढूंढ लेना। ठीक है, बिल्कुल जोगिंदर ऑलराउंडर है मेरे भाई, जमाना ही ऑलराउंडर का है, ठीक है ना। अब अकेले चीज से तो काम नहीं चलेगा ना। तो किसी भी टीम में बने रहना है तो ऑलराउंडर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऑलराउंडर जो है ना उसी की कमी खलती है जब भी कोई मैच हार जाते हैं हम। ठीक है, लेकिन ऑलराउंडर बनना पड़ता है। यहाँ तक हम आ चुके हैं।
अब देखिएगा बच्चों, आज तो ये हनुमानगढ़ जिले में विलुप्त हो जाती है, लेकिन जो पहले बताया गया है ना, यदि मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद जो सबसे बड़ा वेद है, जो सबसे पहले लिखा गया वेद है, उसके अंदर बहुत सारी नदियों का वर्णन है। उन नदियों के अंदर यमुना का भी वर्णन था, जिसका वर्णन 3 बार था। तो गग्गर नदी का भी वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद के अंदर गग्गर नदी को मौसमी नहीं बताया गया, बल्कि बारहमासी बताया गया है। और गग्गर नदी यदि बारहमासी होती थी तो ये हनुमानगढ़ जिले में पहले नहीं विलुप्त होती होगी। आज ये मौसमी है, पानी न होने के कारण विलुप्त हो जाती है। तो बच्चों, जब ये होती थी बारहमासी नदी, तो ये हनुमानगढ़ से भी आगे बहा करती थी। हनुमानगढ़ से आगे बहने के बाद ये आती थी मेरे बच्चों कौन से जिले के अंदर? राजस्थान का एक जिला है श्रीगंगानगर। और श्रीगंगानगर जिले का मेरे बच्चों यहाँ पर एक शहर है अनूपगढ़। आप लोगों ने सुना भी होगा अनूपगढ़ को। तो अनूपगढ़ जो है श्रीगंगानगर के अंदर, यहाँ पर ये बहती थी। और अनूपगढ़ जो है ना बच्चों, ये बिल्कुल अपने भारत के राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे स्थित है। और इसके बाद ये जो नदी है, ये पाकिस्तान के अंदर बहना स्टार्ट कर देती थी। और मेरे बच्चों, ये जो नदी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में ये बहती थी सिंध प्रांत में। पहले जो ये बारहमासी हुआ करती थी, तो ये पाकिस्तान में भी जाती थी। और ये पाकिस्तान के कौन से प्रांत में बहती थी? सिंध प्रांत के अंदर। और पाकिस्तान के जो लोग हैं ना मेरे बच्चों, वो इसे हकरा के साथ साथ क्या पुकारा करते थे? इसे हकरा के साथ साथ पुकार दिया करते थे नारा नदी। तो पाकिस्तान के अंदर बच्चों इसे नारा नदी भी कहा जाता है। और लास्ट में ये पाकिस्तान के अंदर पुकारी जाने वाली नारा नाम की नदी अपना पानी गिरा दिया करती थी कौन से सागर में? तो पाकिस्तान के साथ लगता जो सागर है वो अरेबियन सी है। और अरेबियन सी है मेरे बच्चों अरब सागर। ठीक है ना? पाकिस्तान के अंदर आपको ध्यान रख लेना है कि पाकिस्तान के अंदर जब ये नदी आई है, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बोला करते थे नारा आई। नारा का मतलब नारा नदी। तो ये हमारा बच्चों गग्गर नदी का सफर है। तो जल्दी से एक बार नोट कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। दोनों की दोनों नदियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यमुना भी इंपॉर्टेंट है और गग्गर भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, हम आराम से जरूर चल रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है ना वो आराम से पढ़ने का, इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके एक बार में ही दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। ऐसा नहीं है कि हर बार हम नदियां ही पढ़ेंगे। एक बार नदियों को ऐसे पढ़ो कि फिर दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े। तो जल्दी जल्दी एक बार नोट करो। चलिएगा, अब हम गग्गर नदी के बारे में क्वेश्चन कवर करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने हकरा नदी हेडिंग डाली थी। तो सबसे पहले आपको नोट करना है गग्गर हकरा नदी में पहला पॉइंट, कि सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण व लंबी मौसमी नदी। बच्चों देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण तो मैंने बोला है, लेकिन मैंने एक वर्ड भी बोला है मौसमी। बच्चों, जब भी मौसमी नदी की बात आएगी तो यमुना नदी को थोड़ी काउंट करेंगे। यमुना नदी तो बारहमासी नदी है। तो हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी कौन सी होगी? गग्गर। हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी कौन सी होगी? गग्गर। यदि मौसमी वर्ड को हटा देते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी हमारी हो जाएगी यमुना। ठीक है? हम बात करें तो बच्चों शिवालिक क्षेत्र से ये निकलती है। तो शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली सबसे लंबी नदी आपकी यही है। तो शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली बच्चों हिमालय का जो बीच वाला भाग है, मध्य हिमालय, वो वहां से यमुना निकल रही थी। लेकिन हम यमुना को सबसे लंबी तब बोलेंगे जब शिवालिक क्षेत्र का नाम स्टेटमेंट में ना आए, क्योंकि शिवालिक से थोड़ी निकलती है यमुना। यमुना तो मध्य हिमालय से निकलती है। तो शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली सबसे लंबी नदी बच्चों आपकी कौन सी है?
घग्गर हकरा नदी है। यदि हम बात करें इसके ओरिजिन पॉइंट की, उद्गम बिंदु की, तो इसका उद्गम बच्चों आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे रेंज पूछी जाए तो आप बोलेंगे शिवालिक, शिवालिक श्रेणी से ये निकलती है। आपसे राज्य पूछा जाए तो बच्चों राज्य कौन सा होगा, सर हिमाचल प्रदेश होगा। अब राज्य तो बहुत बड़ा होता है, राज्य किस में बटा होता है, जिलों में। तो बच्चों वो जिला कौन सा है जहां से ये निकल के आती है, सर वो जिला है हमारा सोलन। अब सोलन जिले के अंतर्गत तो बहुत सारे गांव आते होंगे ना, तो वो गांव कौन सा है, डागसाई। तो डागसाई गांव के अंदर जो पहाड़ियां हैं उसी को हम बोलते हैं डागसाई पहाड़ियां। और ये डागसाई जो पहाड़ियां हैं मेरे भाई, ये कितने मीटर ऊंची है, सर 1927 मीटर ऊंची है। यहां से निकलने के बाद घग्गर नदी जो है ये हरियाणा में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, तो हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करती है ये हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करती है कालका के अंदर। कालका कहाँ है मेरे बच्चों, पंचकुला में, ठीक है। आपसे पूछ ले कि कौन सी दो पहाड़ियों के बीच ये बहती है, तो आप बोलेंगे टिपड़ा और मोरनी पहाड़ियों के बीच में ये बहती है। टिपरा और मोरनी पहाड़ियों के बीच में, और जो चीज बीच में होती है वही एक दूसरे से उनको अलग करती है। टिपरा और मोरनी पहाड़ियों के बीच में ये क्या है सर, बहती है, ठीक है। हम बात करें तो ये हरियाणा के कितने जिलों में बहती है बच्चों, ये हरियाणा के सर 5 जिलों में बहती है। हरियाणा के 5, हरियाणा के 5 जिलों में ये क्या है, बहती है। 5 जिले कौन से हैं, एक पंचकुला है, एक अंबाला है आपका, फिर एक कैथल है, फिर आपका एक फतेहाबाद है, और एक उसके बाद सिरसा है। बच्चों हम बात करें तो ओट्टू बांध सिरसा से आगे इसका क्या नाम है, सर ओट्टू बांध सिरसा से आगे नाम है इसका हकरा नदी। ठीक है, हकरा नदी। बच्चों आगे जब हम बात करेंगे इतिहास के अंदर, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक संस्कृति जिसे बोलेंगे हकड़ा संस्कृति। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राचीन काल की जो हकड़ा संस्कृति है वो इसी नदी के किनारे बसी हुई थी। प्राचीन काल की हकड़ा संस्कृति इसी नदी के किनारे। बच्चों बसी हुई थी। ठीक है, हम बात करें तो ये तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। अब तलवाड़ा झील कहाँ है, हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ का क्या करती है बच्चों, ये निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिएगा वर्तमान में राजस्थान के अंदर घग्गर नदी में आपको कोई पानी ज्यादा नजर नहीं आएगा, राजस्थान में ये पूर्ण रूप से सूख चुकी है।
अब राजस्थान में जब ये पूर्ण रूप से सूख चुकी है तो राजस्थान के लोगों के लिए डेड हो चुकी है। तो राजस्थान में मेरे बच्चों इस नदी को मृत नदी कहा जाता है, डेड रिवर। मतलब जो चीज सूख जाए बच्चों उसी को हम डेड बोलते हैं ना। तो राजस्थान में इसे मृत नदी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में बहने वाली कौन सी नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है बच्चों, गग्गर को। तो राजस्थान में इसे मृत नदी कहा जाता है क्योंकि ये राजस्थान में सूख चुकी है। ध्यान रखेंगे प्राचीन समय में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी बच्चों बहा करती थी। प्राचीन समय में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बहती थी। और जब ये सिंध प्रांत में बहती थी तो सिंध प्रांत के लोग इसे नारा नदी के नाम से जाना करते थे बच्चों। तो पाकिस्तान में इस नदी का जो नाम होता था ना, एक तो याद रखेंगे हकरा नदी, पाकिस्तान में इसे हकरा नदी भी कहा जाता था। और पाकिस्तान के अंदर इसे नारा नदी भी कहा जाता था। पाकिस्तान में इसे हकरा नदी भी कहा जाता था और पाकिस्तान में इसे नारा नदी भी कहा जाता था। ठीक है। घग्गर जो नदी है ये हरियाणा और पंजाब के बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है। हरियाणा व पंजाब के बीच क्या बनाती है बच्चों, सीमा बनाती है। हम बात करें तो ये हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी में भी शामिल है। ये हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी भी है बच्चों। तो हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको गग्गर का नाम लेना है। पूरा नाम है गग्गर हकरा। यदि हम बात करें हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, तो हरियाणा में गग्गर की लंबाई है 241 किलोमीटर। हरियाणा के अंदर यदि हम गग्गर नदी की लंबाई की बात करें ना मेरे बच्चों, तो हरियाणा में गग्गर की लंबाई है सर 241 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे गग्गर की सहायक नदियों की कि गग्गर की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। सहायक का मतलब होता है ट्रिब्यूटरी। और सहायक को हम समझें तो सहायक का मतलब है जो अपना पानी किसी मुख्य नदी में गिरा के उस मुख्य नदी को आगे बढ़ने का सहारा लगा दे, उसी को मेरे बच्चों सहायक कहा जाता है। जो सहारा देगा वही सहायक होगा, सीधी सी बात है। हम बात करें तो सहायक नदियों में एक तो आपको ध्यान रखना है इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक है मारकंडा। कौन सी नदी, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी के बाद सेकंड आपको ध्यान रखना है कौशल्या नदी। कौशल्या नदी। तीसरी जो नदी है इसकी सहायक वो है जाजरा नदी। और चौथी जो इसकी सहायक है वो है टांगरी या डांगरी। टांगरी या डांगरी नदी। ठीक है, टांगरी या डांगरी नदी। भाई जोगिंदर उन दिनों कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई होगी कि वो रह गया होगा फिर, है ना। समझ में आया ना बात। अब देखिएगा इस बैच के बच्चे जो हैं फिलहाल जो जुड़े हुए हैं बड़े शांत बच्चे हैं, तभी तो ये सारी की सारी बातें बता रहा हूँ तुम्हें। यदि थोड़ी सी भी तुम फालतू की बातें करोगे तो थोड़ी बताऊंगा।
अब मेरे को क्या तुम्हें पढ़ाना है वो तो मेरे को ही पता है ना बच्चों, और मेरे को कैसे तुम्हें पढ़ाना है ये भी मेरे को ही पता है। तो तुम थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, सारी चीज़ें अच्छे से तुम बिहेव करोगे, बैच में आराम से बातें रखोगे अपनी, तभी जाके हम चीज़ें जो है ना वो आप लोगों तक ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ये दोनों की दोनों नदियां बच्चों आज हम पढ़ चुके हैं, बाकी बची हुई जो नदियां हैं ना वो कल की क्लास में हम कवर करेंगे। कल की क्लास में हम घग्गर की सहायक नदियों को पढ़ेंगे, जिसमें मार्कंडा नदी आपके बार पढ़ाऊंगा मैं, कौशल्या नदी को पढ़ाऊंगा मैं, टांगरी या डांगरी नदी को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही मेरे बच्चों, उसके बाद हम कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।